हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Microorganisms are those all living organisms which cannot seen by naked eye and which can be only seen or observed under the microscope are called microorganisms or microbes. माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। माइक्रोऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं और उस ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं microorganisms or microbes. They can survive under all the types of environment ranging from cold climate to the hot spring and desert to the marshy land. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हर जगह मिलते हैं और हर जगह के क्लाइमेट पे, हर जगह के एनवायरनमेंट पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। चाहे वो ठंडी से ठंडा क्लाइमेट क्यों ना हो, चाहे वो -30 -35 डिग्री सेल्सियस हो, या तो वो इतना गर्म हो और साथ ही साथ वो इतने गर्म उसमें मिलते हैं कि वॉल्केनिक जहाँ इरप्शन हुआ भी हो वहाँ पर लावा के पास भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, डेजर्ट में और मार्शी लैंड तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जानवरों की बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सिर्फ एनवायरनमेंट में रहेंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर नहीं रह सकते। बहुत से ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन की बॉडी पे, एनिमल्स की बॉडी के भी अंदर भी रहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। वो ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को, उसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रोबायोलॉजी आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। वो साइंटिस्ट जो माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हैं उन्हें माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड प्रोटोजोआ, थर्ड algae, fourth fungi and fifth is virus, and we will study them separately. Bacteria are single celled organisms that can be found everywhere in water, soil, food and inside and outside the living bodies. जो बैक्टीरिया है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। क्या है? एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कहीं पे भी पाया जा सकता है, वाटर में, सॉइल में, फूड में, बल्कि वो इनसाइड लिविंग बॉडीज के अंदर और लिविंग बॉडीज के बाहर भी पाया जा सकता है। जो बैक्टीरिया है वो एक सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारी अर्थ पर। जो बैक्टीरिया है वो एक सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा है हमारी अर्थ पर। एंड द सिंगल सेल इज कॉल्ड बैक्टीरियम। जो एक सिंगल सेल बैक्टीरिया का होता है उसे क्या कहते हैं हम? बैक्टीरियम। क्या कहते हैं? बैक्टीरियम। द साइज ऑफ बैक्टीरियम इज एक्सट्रीमली स्मॉल। देयर साइज रेंज फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रोन्स। जो बैक्टीरिया का साइज है वो बहुत ही छोटा है और इतना छोटा है कि वो 0.2 से लेकर 100 माइक्रोन्स तक है। और माइक्रोन्स, एक माइक्रोन जो होता है वो मिलियन ऑफ मीटर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा होता है बैक्टीरिया। तो चलिए बात करते हैं अब हम कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है। द सेल ऑफ द बैक्टीरिया हैज आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। अब जो बैक्टीरिया का जो सेल है, बैक्टीरियम का जो सेल है, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल वॉल। सेल वॉल आपको दिख रही है, सेल वॉल। देयर इज नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। जो बैक्टीरिया के अंदर कोई भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, बल्कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है यानी कि जो डीएनए होगा, आरएनए होगा, वो जो है वो स्कैटर्ड रहता है, ऐसे पड़ा हुआ रहता है जेली लाइक सब्सटेंस में, साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट है हमारी इनसाइड दी सेल। आपको दिख रहा है डीएनए ये न्यूक्लियर मटेरियल है जो ऐसे ही स्कैटर पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म ये सरफेस है जो इनसाइड दी सेल। बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजेला प्रेजेंट ऑल कवर दी बॉडी। देखिए जो बैक्टीरिया है वो मूव करता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। ये क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें
बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं, ऑल ओवर दी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, किसी में एक होते हैं, किसी में 2 होते हैं। उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। ये देखिए, ये रहा फ्लैजेला, ये फ्लैजेला है हमारा। ये साइटोप्लाज्म है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है, दैट इज डीएनए। एक सेल वॉल है जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्लाज्मिड है, राइबोसोम्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। ये डायग्राम है सेल ऑफ द बैक्टीरियम का। बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप्स, जो बैक्टीरिया है वो डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट है स्फेरिकल शेप, यानी कि कोकाई। कोकाई का मतलब होता है बेरी शेप्ड, मतलब कि जो सर्कुलर फॉर्म में हो, और सिंगुलर इनको कोकस बोलते हैं। ये वाले बैक्टीरिया जो है स्फेरिकल शेप, ये सर्कुलर शेप में होते हैं और इनको कोकाई बोलते हैं। सेकंड, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, दैट इज ये जो होंगे ये रॉड शेप्ड के होंगे। कैसे होंगे आप देख सकते हो, ये रॉड की शेप में है, कुछ इस तरीके से रॉड की शेप में है ये। तो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम बेसिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिलाई, सिंगुलर में बेसिलस। थर्ड इज कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप्ड यानी कि इनके जो बैक्टीरिया का शेप होगा ये कैसा होगा? कॉमा की तरह। हम कॉमा बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी शेप में होंगे। और यह है विब्रियो, सिंगुलर में इसे बोलते हैं विब्रियम। फोर्थ इज स्पाइरल। स्पाइरल में होंगे, यानी कि स्पाइरल शेप कैसे? इस तरीके की शेप में, और इनके पास फ्लैजेला होगा मूवमेंट के लिए अपनी। फ्लैजेला क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है। एनारोबिक बैक्टीरिया, सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टू ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी। बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत से ऐसे स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और क्या करते हैं कि ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं एनर्जी। और वहीं पे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो रेस्पिरेशन है, जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, और इन बैक्टीरियाज को एनारोबिक बैक्टीरियाज कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, a warm and a moist environment is the most favorable environment for the growth and reproduction of the bacteria। यानी कि जो गर्म और moist environment होगा ये सबसे ज़्यादा favorable environment है बैक्टीरिया की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही जल्दी फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये इनकी जो मॉडरेट रेंज है रिप्रोडक्शन करने की वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो अब पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया होता कैसे है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिजन एक मेथड है, उसके थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के पास अपनी सेल वॉल होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम इज जेनेटिक मटेरियल जो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड पड़ा हुआ था, और सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होता है कि जब ग्रोइंग या फेवरेबल कंडीशन आती है, क्या होता है कि सबसे पहले जो न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि जो डीएनए है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है पहले, और उसी के बाद जब वो डिवाइड हो जाता है तो फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो वो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं जिनके पास अपना अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, और फिर ऐसे ही रिपीट होते रहता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, इकोलाई जो है वो हर 20 मिनट में मल्टीप्लाई करती है, यानी कि एक अगर सिंगल बैक्टीरियम होगा तो एक दिन में वो मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज जो होंगे वो रिप्रोड्यूस कर देगी इकोलाई। यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे ह्यूमन बीइंग के फ्रेंड भी हैं और एनिमी भी है। तो आज हम यूजफुल जो बैक्टीरिया है उसके क्या यूजफुल इफेक्ट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स है वो पढ़ेंगे। यूजफुल बैक्टीरिया अभी हम पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट, यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होता है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीज से। सेकेंड, यूज्ड फॉर मेकिंग फूड एंड बेवरेजेस। लैक्टोबैसिलस हेल्प इन द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड हेल्प इन सेटिंग ऑफ कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस जो है एक बैक्टीरिया वो हमारे मिल्क को फर्मेंट करता है और उसे कन्वर्ट करता है कर्ड में। यूज्ड इन जूट एंड लेदर इंडस्ट्री फॉर प्रोसेसिंग एंड टैनिंग। जो बैक्टीरिया है उसको लेदर और जूट इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं फॉर प्रोसेसिंग एंड टैनिंग के लिए। राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सिएशन। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है जो लेगुमिनस प्लांट में होता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है
होती है वो एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड दस हेल्प टू क्लीन द एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस कंपोस्ट। जो हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया है वो डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं और हमें प्रोड्यूस हमारे लिए हेल्प करते हैं कंपोस्ट को प्रोड्यूस करने में, और कंपोस्ट के थ्रू ही हमारी जो बायोगैस होती है वो रिलीज होती है जिसको एज अ डोमेस्टिक यूज में भी हम यूज करते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड in humans and cellulose present in the digestive system of the animals such as goat, cow, etc. जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है और उस फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। सेकंड, जो सेलुलोज है वो प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको भी ब्रेक डाउन करता है जैसे कि गोट और काउ में भी। अब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया causes disease in plants and animals by producing poisonous substance called toxins। जो बैक्टीरिया है वो बहुत सारी डिसीजेज भी कॉज करता है प्लांट्स और एनिमल्स में और पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करता है टॉक्सिन्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टाइफाइड, कॉलेरा, निमोनिया, टेटनस, लेप्रोसी, वूफिंग कफ एक्स्ट्रा इन ह्यूमन। जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्सिबल है टाइफॉइड के लिए भी, जो टाइफॉइड डिसीज़ होती है, कॉलेरा, निमोनिया, टेटनस, वूफिंग कफ, ये सारी जो डिसीजेज हैं उसके लिए बैक्टीरिया जो है वो कॉज करता है इन सारी डिसीजेस को। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिट्रस कैंकर एंड विल्ट डिसीज इन दी प्लांट्स। जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्सिबल है, सिट्रस कैंकर एक डिसीज होती है जो प्लांट्स में होती है और विल्ट डिसीज प्लांट्स में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स एंड ब्रूसेलियस इन एनिमल्स। जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स जैसी बीमारियों के लिए एनिमल्स के अंदर। स्पॉइल फूड बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स। जो बैक्टीरिया है वो हमारे फूड को भी स्पॉइल कर देता है टॉक्सिन प्रोड्यूस करके, और टॉक्सिन्स आर दी पॉइजनस सब्सटेंस जो हमारे फूड को खराब कर देते हैं। एल्गी। लास्ट क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट क्लासिफिकेशन में से बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया था। आज हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, वो है एल्गी। एल्गी आर द सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स कॉमनली फाउंड इन मॉइस्ट हैबिटेट्स। Some of them are unicellular and microscopic while other are multicellular and quite big। जो एल्गी है वो एक सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। कैसे है? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लांट नहीं है, प्लांट जैसे ऑर्गेनिजम्स है जो कॉमनली फाउंड होते हैं मॉइस्ट हैबिटेट पे। कहाँ पर? मॉइस्ट हैबिटेट पे। सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, कुछ जो होते हैं वो एक सेल से बने हुए हैं और बहुत छोटे हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक साइज के हैं, और वहीं जो दूसरे एल्गीज हैं वो मल्टी सेलुलर है, यानी कि बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं और जो बहुत ही बड़े भी हैं। देयर साइज कैन वेरी फ्रॉम 1 माइक्रोन टू दी 50 मीटर्स, यानी कि जो एल्गी का साइज है वो 1 माइक्रोन कितना बताया था? 1 मिलियंथ ऑफ मीटर से लेकर 50 मीटर तक का साइज हो सकता है एल्गी का। दे आर फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट सच एज पुडल्स, डिचेस, crevices of rocks, streams, etc। जो एल्गी है वो बहुत ही वेरियस टाइप के मॉइस्ट हैबिटेट में पाया जा सकता है, कि रॉक्स के बीचों बीच में, पडल्स में, छोटे छोटे पत्थरों में, स्ट्रीम में, झरनों में, पॉन्ड में, और बहुत से एल्गी जो होते हैं वो रॉक से भी अटैच होते हैं, यानी कि पत्थरों से भी अटैच होते हैं। बहुत से एल्गी होते हैं जो स्विम कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं पानी में, रिवर की, पॉन्ड की, लेक की, ओशन की भी। सम आर ऑल्सो फाउंड ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। बहुत से एल्गी होते हैं जो पेड़ की खाल पे भी मिलते हैं और ग्रो करते हैं विद इन प्लांट्स के आसपास, एनिमल्स पे। सम ऑफ देम ऑल्सो शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर। जो बहुत से ऐसे एल्गी होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स दिखाते हैं, यानी कि म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। लाइकेंस शो सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जो लाइकेंस है वो सिम्बायोसिस शो करते हैं एल्गी और फंजाई के बीच में। जो फंगस है वो एल्गल सेल को होल्ड करके रखता है और सप्लाई करता है वाटर एंड मिनरल्स, और वहीं पर ऑन अदर हैंड जो एल्गी है वो खाना प्रिपेयर करता है, फूड प्रिपेयर करता है, और वो फूड जो है वो सप्लाई करता है फंजाई को। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी
ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म, यानी कि एक यूनिसेल्युलर अगर एक सिंगल सेल के हैं तो नेम ऑफ द एल्गी क्या है, क्लेमाइडोमोनास एंड डायएटम्स। मल्टी सेलुलर है तो वो है फाइकस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प। अगर वो कॉलोनीज बना के रहते हैं, छोटी छोटी कॉलोनीज बना के रहते हैं, तो वो क्या है, उस कौन सी एल्गी है, वॉल्वॉक्स। अगर मल्टी सेलुलर है और फिलामेंट की है, जैसे फिलामेंट की फॉर्म में है तो वो स्पाइरोगायरा है, नॉस्टॉक है, एनाबेना है। एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, कि उनमें कौन कौन से पिगमेंट्स है। अगर ग्रीन कलर की एल्गी है तो कौन सी एल्गी होती है, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी है तो वो नॉस्टॉक है, एनाबेना है। अगर रेड एल्गी है तो वो पॉलीसाइफोनिया है। अगर वो ब्राउन एल्गी है तो वो फ्यूकस है। इसी तरीके से जो एल्गी है वो डिवाइड होते हैं या क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन इन एल्गी टेक प्लेस बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड। जो रिप्रोडक्शन है एल्गी के अंदर वो दोनों तरीके से हो सकता है, वो एसेक्सुअल तरीके से भी हो सकता है और सेक्सुअल तरीके से भी हो सकता है। एसेक्सुअली दे प्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड द स्पोर फॉर्मेशन। जो एल्गी है वो एसेक्सुअली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, फिजन के थ्रू एंड स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। इन फ्रैगमेंटेशन द सेल्स ऑफ द बॉडी सेपरेट इनटू फ्रैगमेंट्स। देख सकते हैं आप, जो स्पाइरोगायरा में होता है, एक एग्जांपल है, ये क्या है, एक पूरा फ्रैगमेंट है स्पाइरोगायरा का। अब क्या हुआ कि ये स्पाइरोगायरा जो है ये फ्रैगमेंट्स में टूटेगा, एक छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटेगा, और ये जो फ्रैगमेंट है, जो सेल ऑफ द बॉडी है, वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगी। अब जो ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे ये अलग एक डॉटर एल्गी बना लेंगे या डॉटर सेल बना लेंगे। एग्जाम्पल है इसका स्पाइरोगायरा। वहीं अगर फिजन की फॉर्म में होते हैं तो उसकी जो बॉडी होती है एल्गी की बॉडी, वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। जैसे हमने बैक्टीरिया में देखा था बाइनरी फिशन में कि जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में। तो सेम अगर फिजन की फॉर्म में हो रही है तो एल्गी जो दो पार्ट्स में, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। और अगर फ्रैगमेंट्स में हो रही है जैसे स्पाइरोगायरा में, तो जो सेल ऑफ द बॉडी है वो सेपरेट हो जाएंगे फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में। यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी। जो एल्गी है उसके यूजफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम आज यूजफुल इफेक्ट पढ़ेंगे। अभी दे आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन एंड प्रोटीन। जो एल्गी होते हैं वो रिच सोर्स ऑफ मिनरल होते हैं। कौन कौन से, सोडियम के, पोटेशियम के, आयोडीन के और प्रोटीन्स के भी। दे इनरिच द वाटर विथ ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो एल्गी हैं जो पानी में रहते हैं वो जो वाटर बॉडी को इनरिच कर देते हैं ऑक्सीजन से एज अ रिजल्ट ऑफ अपने फोटोसिंथेसिस से। सम एल्गी हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, एग्जाम्पल एनाबेना एंड नॉस्टॉक। बहुत से ऐसे जो एल्गी हैं वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिएशन में, जैसे एग्जाम्पल है एनाबेना एंड नॉस्टॉक। सीवीड्स आर कंज्यूम्ड ऑन द लार्ज स्केल इन चाइना एंड जापान। जो सीवीड्स हैं वो लार्ज स्केल में कंज्यूम किए जाते, खाए जाते हैं चाइना और जापान में। रेड एंड ब्राउन एल्गी हेल्प इन मेकिंग मेडिसिन। जो रेड और ब्राउन कलर की एल्गी होती है उनको यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में। हार्मफुल एल्गी, सम एल्गी ग्रो रैपिडली इन पॉन्ड एंड लेक फॉर्मिंग थिक लेयर ऑफ एल्गी कॉल्ड एल्गल ब्लूम। बहुत सी ऐसी एल्गी होती हैं जो ग्रो करती है, बहुत ही जल्दी ग्रो करती है पॉन्ड और लेक में, और एक थिक लेयर फॉर्म कर देती है एल्गी की, और जिन्हें कहते हैं एल्गल ब्लूम। अब ये एल्गल ब्लूम क्या करते हैं, द रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी समटाइम कॉजेज पॉइजनस इफेक्ट आफ्टर दे डाई एंड दे दस पोल्यूट द वाटर विच लीड टू यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर बॉडीज जो है वो एक्सेसिव न्यूट्रिशन जो होती है उसको रिसीव करती है, दैट है, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है एल्गी की। अब जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है ना, तो जिसकी वजह से जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना वाटर बॉडी के अंदर वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो डेड प्लांट्स हैं वो मरने लगते हैं, और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मरने लगते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर बॉडी है वो पल्यूट हो जाती है, और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट है, उनकी डेथ होने लगती है।
इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। एल्गी की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से जो वाटर बॉडी में वाटर में ऑक्सीजन जो डिजोल्व हो वो डिक्रीज होने लगता है। लो ऑक्सीजन लेवल इन दी वाटर लीड्स टू द डेथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब लो ऑक्सीजन लेवल होगा वाटर बॉडीज में, एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स की डेथ होने लगेगी। दे रिलीज टॉक्सिन्स मेकिंग वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जो एल्गी है वो बहुत सारे टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। फंगी आर दी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म बट because they lack chlorophyll they cannot make their food their own. Most of them are saprophytic and some are parasitic in nature. जो फंजाई है वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। कैसे? प्लांट आर लाइक ऑर्गेनिज्म और इनके पास लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है, दैट्स वाई दे कैन नॉट मेक देयर फूड ऑफ देयर ओन। एंड जो बहुत सारी जो फंजाई होती है वो सैप्रोफिटिक इन नेचर होती है, यानी कि वो डेड एंड डिके मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, यानी कि दे लिव ऑन और इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। They can easily found growing on the moist trunk, damp clothes or stale bread and if food is not preserved. जो फंजाई है वो बहुत ही easily हमें moist ट्री ट्रंक पर, damp cloth पर, ऐसे गीले कपड़ों पर, बासी ब्रेड पर, जो फूड प्रिजर्व नहीं हो रखा है उसमें हो सकती हैं। फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक इन न्यूट्रिशन। अभी आपको बताया कि जो फंजाई है वो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकती है, सैप्रोट्रॉफिक भी हो सकती है और पैरासिटिक इन न्यूट्रिशन हो सकती है। फंजाई में यूनिसेलुलर यानी कि एक सिंगल सेल की भी हो सकती है जैसे कि ईस्ट, और मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से भी बनी हो सकती है जैसे ब्रेड माउल्ड। एंड आर फाउंड इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस। और जितनी भी फंजाई होती हैं ज़्यादातर उन्हें डार्क और वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस पसंद होती है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक प्लेस बाय एसेक्सुअल मेथड वाया budding or forms a colony. In certain mold, mildew and mushroom reproduce by spore formation. जो फंजाई है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर सकती है? बाय एसेक्सुअल मैथड, जैसे कि बडिंग के थ्रू और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। बडिंग होती है ईस्ट में, देखिए आप देख सकते हैं, दिस इज द पेरेंट सेल ऑफ ईस्ट। ये पेरेंट सेल है, यहाँ से एक बर्ड जैसी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई और फिर क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ और साइटोप्लाज्म का चेन ऑफ ईस्ट जो सेल है वो फॉर्म हुई और डॉटर सेल हुई, और जो बाद में पेरेंट सेल से अलग हो जाएंगे और नई एक ईस्ट सेल बन जाएगा, डॉटर सेल बन जाएंगी। सेकेंड इज स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। देख सकते हैं आप स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो इन स्पोरेंजियम में से बहुत छोटे छोटे स्पोर्स निकलते हैं जो बाद में फंजाई बन जाते हैं। यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई। यूजफुल इफेक्ट्स हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, दस क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। जो फंजाई है वो हेल्प करती है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट को और क्लीन करती है इन्वायरमेंट को। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इडली, डोसा, ब्रेड टू फर्मेंट द डो। ईस्ट जो है, जो यूनिसेलुलर फंजाई है, वो यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ इडली में, डोसा में, ब्रेड में, ताकि जो डो है वो फर्मेंट किया जाता है ईस्ट के थ्रू। इन प्रिपरेशन ऑफ बियर, वाइन एक्स्ट्रा बाय फर्मेंटेशन ऑफ बार्ले। फंजाई को यूज किया जाता है बियर, वाइन, इन सबको प्रिपरेशन में बाय फर्मेंटेशन, बार्ले का फर्मेंटेशन करके। टू प्रिपेयर द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम द माउल्ड पेनिसिलिनम। एक ही बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन जो हमें फंजाई से मिलती है पेनिसिलियम से। इन मैन्युफैक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय एसिटिंग इन दी फर्मेंटेशन ऑफ पोटैटो एंड मोलासेस। देखिए इथाइल अल्कोहल का जो मैन्युफैक्चर है असिस्ट किया जाता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ पोटैटो और मोलासेस में। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई क्या है? माउल्ड स्पॉइल फूड इफ केप्ट इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस। जो माउल्ड है वो हमारे फूड को खराब कर सकता है अगर फूड हमारा वार्म और मॉइस्ट प्लेस में रखा हुआ हो तो। कॉज लार्ज नंबर ऑफ डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फंजाई होती है वो लार्ज नंबर ऑफ डिसीज कॉज करती है प्लांट में और एनिमल्स में। ड्यूरिंग रेनी सीजन दे ग्रो ऑन द फर्नीचर, क्लोथ्स और इवन ऑन द लेदर। जो फंजाई होती है बारिश के मौसम में वो फर्नीचर के ऊपर भी उग सकती है, क्लोथ्स के ऊपर भी और इवन लेदर के ऊपर भी उग जाती है, जिसकी वजह से वो हार्मफुल है।
Some plant disease caused by fungi are rust, smut, blight and wilt and they can wipe out the entire season crop. बहुत सी ऐसी प्लांट डिसीजेज है जो फंजाई से होती है, जैसे कि रस्ट, स्मट, ब्लाइट और विल्ट, जो पूरे एंटायर क्रॉप के सीजन को, मतलब पूरी क्रॉप को खराब कर सकती है. कॉजेज स्किन, स्कैल्प एंड नेल इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स. जो फंजाई होती है वो बहुत सारे स्किन, स्कैल्प और नेल इन्फेक्शन भी कर सकती है ह्यूमन बींग्स में. प्रोटोजोआ आर थॉट टू बी फर्स्ट एनिमल दैट इवॉल्व ऑन अर्थ. दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स. प्रोटोजोआ जो हैं उनको फर्स्ट एनिमल्स कहा जाता है जो इवॉल्व हुए होंगे अर्थ पर. दे आर यूनिसेल्युलर, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल्स की जैसी. ऑल्दो देयर आर सम प्रोटोजोआ दैट शो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. लेकिन ऐसे बहुत से प्रोटोजोआ हैं जो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, यानी कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक, जिनके पास क्लोरोफिल भी होगा और जो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेंगे. एंड सेल वॉल इज लैकिंग. एग्जाम्पल है यूग्लेना. प्रोटोजोआ आर ईदर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक इन नेचर. दे लिव ईदर इनसाइड और फाउंड ऑन दी बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो पैरासाइटिक वो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक इन नेचर भी हो सकते हैं, यानी कि पैरासिटिक नेचर की या तो वो जिंदा रहेंगे किसी की बॉडी के ऊपर या तो उनकी बॉडी के अंदर. पैरासिटिक मीन्स कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव in or on the body of the living organism. Protozoa are found in the fresh water as well as in marine water or even in the soil. जो प्रोटोजोआ है वो फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं और इवन सॉइल में भी मिलते हैं. The reproduction of the protozoa take place by binary fission, spore formation and budding. जो प्रोटोजोआ है उसमें रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होती है, स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग के थ्रू होती है. अमीबा एक सिंपलेस्ट प्रोटोजोआ है जो मूव करता है, जिसकी लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया एक फॉल्स फीट होता है. और सूडोपोडिया जो है वो अमीबा की हेल्प करता है कैच करने के लिए प्रे को. और उनके प्रे कौन से होते हैं? बैक्टीरिया और एल्गी. Second is paramecium. Paramecium is a slipper-shaped unicellular protozoa and the locomotion of the paramecium is done by cilia and it also helps it to catch its prey. Harmful and useful effects of protozoa. Useful effect, they help in the breakdown of waste as they feed on fungi and bacteria. जो प्रोटोजोआ है वो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन करने में वेस्ट का, क्योंकि वो फीड करते हैं फंजाई और बैक्टीरिया के ऊपर. Some are symbiotic in nature, thus they help benefiting other organism in many ways. बहुत से ऐसे प्रोटोजोआ जो है वो symbiotic in nature है. symbiotic in nature का मतलब कि दोनों होस्ट और प्रे दोनों एक दूसरे से म्यूचुअलिज्म, यानी दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड है. इसीलिए जो प्रोटोजोआ है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को भी हेल्प कर देते हैं. They are also useful for students who are learning the basic of important cell function. जो प्रोटोजोआ है वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लर्न कर रहे हैं बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेल फंक्शंस. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्रोटोजोआ. ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी is a parasitic protozoa, lives in the bloodstream of organisms and cause a disease called sleeping sickness. जो ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी है एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है जो रहता है ब्लड स्ट्रीम ऑफ द ऑर्गेनिज्म और हेल्प और डिसीज कॉज करता है कौन सी? स्लीपिंग सिकनेस की. एंटोनीमा हिस्टोलिटिका lives in a large intestine of human and causes amoebic dysentery. एंटोनीमा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है जो लार्ज इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमन में रहता है और कॉज करता है एमोबिक डाइसेंट्री, एक डिसीज है उसको. एंटाअमीबा गिनगिवेलिसिस लिव्स इन द माउथ कैविटी ऑफ ह्यूमंस एंड कॉजेस इन्फेक्शन. एंटाअमीबा गिनगिवेलिस प्रोटोजोआ है जो माउथ कैविटी में रहता है ह्यूमंस की और कॉज करता है इन्फेक्शन. Virus are the microscopic in nature. The size of virus range from 0.015 to 0.2 microns. जो वायरस का साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है एंड जो साइज है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकता है? 0.015 टू 0.2 एंड 1 माइक्रोन कितना बताया था? 1 माइक्रोन इज मिलियंथ ऑफ मीटर. तो सोच सकते हैं आप कितना छोटे होते होंगे तो सोच सकते हैं आप कि कितने छोटे होते होंगे हमारे वायरस. वायरस को हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही जरूरत होती है. वायरस डोंट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, दे आर नथिंग बट अ टाइनी पीक ऑफ nuclear material. They either have RNA or DNA as a genetic material coated with protein. They live as
पैरासाइट दैट इज दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। देखिए जो वायरस होते हैं वो उनके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इनके पास सिर्फ एक टाइनी पीक होती है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है, या तो इनके पास आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, और वो कोटेड होता है प्रोटीन से। और जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। पैरासिटिक इन नेचर का मतलब कि वो न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं होस्ट बॉडी से। वायरस कैन मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर द होस्ट बॉडी, दे डोंट हैव टू यूज एनी एनर्जी फॉर ग्रोथ। वायरस जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब वो एंटर करते हैं होस्ट की बॉडी में, और वहां से उनको कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है एनर्जी की ग्रोथ के लिए। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस फास्ट इन दी होस्ट सेल एंड गिव राइज टू हंड्रेड्स ऑफ वायरसेस। जो रिप्रोडक्शन है वायरस में बहुत जल्दी होती है होस्ट सेल के अंदर, और रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट में से बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ वायरसेस जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। Then the host cell burst and the new viruses are released which may now infect other healthy cell। देखिए जो होस्ट सेल था उसमें इतने सारे वायरसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं कि वो बर्स्ट कर जाता है, और जो न्यू वायरसेस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और ये जो न्यू वायरसेस हैं ये जाकर और बॉडी के सेल को, जो हेल्दी सेल है, उनको इन्फेक्ट करते हैं। when found out the host cell, virus exists as protein code or capsid sometimes enclosed within a membrane। जब वायरस को आप होस्ट सेल से बाहर देखोगे तो वायरस जो होते हैं वो उनके पास एक प्रोटीन कोट होती है या कैस्पिड होता है जो समटाइम इनक्लोज होती है मेम्ब्रेन से। वायरस इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, इवन बैक्टीरियल सेल। जो वायरस है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट को, एनिमल को, ह्यूमन बींग्स को, और बैक्टीरियल सेल को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं वायरस। A virus which infect bacterial cell is called bacteriophage। वो वायरस जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। It uses the bacterial cell as a host body। जो वायरस है यानी कि जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियल सेल को एज अ होस्ट बॉडी की तरह कंसीडर करता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस कॉज मैनी डिसीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। मैंने अभी आपको बताया कि वायरस जो है वो बहुत सारी डिसीजेस कॉज कर सकते हैं प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग में। वायरस पोलियोमाइलाइटिस कॉज करता है पोलियो और अफेक्ट करता है लिम्स ह्यूमन बॉडी की, और उसको पैरालिटिक और उनको पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी है वो नहीं चल पाती है, यानी कि वो जो लिम्ब होता है वो वर्क नहीं करता है और बॉडी पैरालाइज हो जाती है। मीजल्स वायरस कॉज्ड मीजलिस। जो मीजल्स वायरस है वो मीजल्स कॉज करता है। HIV वायरस कॉज डियर डिसीज कॉल्ड एड्स। जो HIV वायरस है वो कौन सी डिसीज कॉज करता है, एड्स। द लीफ ऑफ टोबैको प्लांट में इन्फेक्टेड बाय टोबैको मोज़ेक वायरस। जो लीफ है टोबैको प्लांट की वो भी इन्फेक्टेड हो सकती है वायरस से, और वायरस का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। सम कॉमन एनिमल डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन डिसीज ट्यूबरक्लोसिस। Causative microorganism that is bacteria. The mode of transmission air and the prevention is keep the patient in complete isolation. Vaccination to be given at suitable age. Cholera. Causative microorganism bacteria. Mode of transmission water or food, and maintain personal hygiene and good sanitary habits। यानी कि जिसको भी कॉलेरा है कैसे प्रिवेंट हो सकता है, एक प्रॉपर पर्सनल हाइजीन रखे और गुड सैनिटरी हैबिट रखे। सेम विद टाइफाइड। टाइफाइड इज अ ह्यूमन डिसीज एंड कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर। चिकन पॉक्स कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर और वाटर, एंड प्रिवेंशन वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट सुटेबल एज। बच्चे को वैक्सीन दी जाती है एक सुटेबल एज पे, ये इसका प्रिवेंशन है चिकन पॉक्स का। पोलियो वायरस, mode of transmission air or water, vaccination should be given at suitable age। Hepatitis A, causative microorganism is virus, mode of transmission is water, and prevention is drinking water, यानी कि आपको गर्म पानी पीना चाहिए हेपेटाइटिस बी के लिए। मलेरिया, causative microorganism is protozoa, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मस्कीटो, यूज मस्कीटो नेट एंड मस्कीटो रिपेलेंट्स। मलेरिया से प्रिवेंशन के लिए आपको मस्कीटो नेट यूज करना चाहिए और मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम आपको लगानी चाहिए।
Some common plant diseases caused by microorganism. Plant disease, citrus canker. Microorganism is bacteria. Mode of transmission is air. Rust of wheat, microorganism, fungi. Mode of transmission air or seed. Yellow vein mosaic of bhindi, microorganism, virus. Mode of transmission insect. फूड प्रिजर्वेशन की, फूड प्रिजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो फूड प्रिजर्वेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो फूड होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे कंटामिनेट कर देते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। इस वजह से हमें जो अपने फूड को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का इस केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करना। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से हैं? विनेगर, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सारे केमिकल प्रिजर्वेटिव हैं। दीज आर यूजुअली एडेड इन जैम्स, जेली, सॉस एंड स्क्वॉशेस। जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं ये जर्नली जैम, जेली और सॉसेस वगैरह में डाले जाते हैं ताकि हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व रहे। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, मैनी फूड प्रोडक्ट्स आर ड्राइड इन सन, दिस प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो द आइटम्स सच एज पापड़ एंड इवन सम वेजिटेबल लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि फूड जो है हमारा फूड प्रोडक्ट्स जो है उनको सन में ड्राई किया जाएगा जिसकी वजह से वो प्रिवेंट हो जाएंगे, जो फूड प्रोडक्ट है वो प्रिवेंट हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। और जैसे कि पापड़ है और बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हैं इन सबको ड्राई एंड डिहाइड्रेट किया जाता है, ताकि डिहाइड्रेट का मतलब कि उसमें वाटर कंटेंट जो होता है वो वेजिटेबल्स में उसको लॉस किया जाता है और जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनको ज़्यादा समय तक के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। शुगर एंड सॉल्ट आर दी गुड प्रिजर्वेटिव एंड मोस्टली कॉमनली यूज्ड। जो शुगर और सॉल्ट है ये बहुत ही अच्छे फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं और ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। दे डोंट अलाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो। जो शुगर और सॉल्ट है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करने देते हैं। सो ये ज़्यादातर प्रिपरेशन ऑफ जैम, जेली, पिकल्स में ज़्यादातर शुगर और सॉल्ट यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट जो पिकल बनाने में ऑयल का भी यूज़ करा जाता है क्योंकि वो एक फिल्म यानी कि एक लेयर बना देती है फूड के ऊपर, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं फूड प्रोडक्ट के अंदर। रेफ्रिजरेशन is an effective method of preservation. The growth of microorganism is retarded at low temperature. यानी कि जो फ्रूट प्रोडक्ट है उसे हम रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल दें। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो शायद वो लो टेम्परेचर पे उतनी नहीं होती है। दैट्स वाई द लो टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर हेल्प द फूड फॉर प्रिजर्व लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए जो लो टेम्परेचर है फ्रीजर के अंदर वो जो फूड है रखा होता है, फूड प्रोडक्ट्स जो रखे होते हैं उनको ज़्यादा समय तक या ज़्यादा लंबे समय तक उनको प्रिजर्व रखता है। सेकेंड लास्ट मेथड इज पैस्चराइजेशन। द मेथड इज इन्वेंटेड बाय लुइस पैस्चर। ये जो मेथड है ये लुइस पैस्चर ने इन्वेंट किया था फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। टू प्रिवेंट milk getting contaminated, the milk is heated to the temperature of 62.5 degrees Celsius for 30 minutes. मिल्क है उसको प्रिजर्व करने के लिए मिल्क को हीट किया जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ 62.5 डिग्री सेल्सियस तक फॉर 30 मिनट्स। या तो उसे हीट किया जाता है इतने, या तो उसे जो मिल्क है उसको रखा जाता है 71.5 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए। आफ्टर विच जो मिल्क है उसको तुरंत कूल किया जाता है टू 10 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर पेस्चराइजेशन द मिल्क इज पैक्ड इन पॉलीबैग्स और इन बॉटल। जब ये पेस्चराइजेशन हो जाता है तो इसके बाद जो मिल्क है उसको पैक कर दिया जाता है पॉलीबैग्स में या बॉटल्स में। लास्ट मेथड इज स्टेरिलाइजेशन। Sterilization is heating the food product at very high temperature, almost to the 150 degree Celsius with steam. High temperature kills microbe. Sterilization क्या है? Sterilization में जो फूड प्रोडक्ट है उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पर उसे हीट किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है विथ स्टीम दैट, और किस टेम्परेचर तक? ऑलमोस्ट 150 डिग्री सेल्सियस तक। और जो हाई टेम्परेचर होता है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है, अगर माइक्रोब्स होते भी हैं तो उनको किल कर देता है। आज के लिए इतना ही।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।